नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का क्रैकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको कुछ मैं इन्फॉर्मेशन देता हूं, फिर उसके तत्पश्चात हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर एंट्री करते हैं। प्रथम इन्फॉर्मेशन यह है कि समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय का नया बैच प्रारंभ हो चुका है, जिसकी फीस 16,999 रुपये है। यदि आप 15 जून के अंदर एडमिशन लेते हैं तो 3,000 रुपये का फीस में ऑफ मिलेगा। आपको समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय से संबंधित कोई समस्या हो, आप एडमिशन लिए हो या न लिए हो, उससे आप परेशान बिल्कुल भी मत होना। आप एक फ़ोन घुमाइएगा, सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। आपके पास 2 कॉल नंबर यहाँ उपलब्ध है। यदि आपको समाजशास्त्र पर अपना फ्री काउंसलिंग कराना हो तो भी आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा इंफॉर्मेशन यह है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्रैकेडमी ऐप का लिंक मिलेगा। आप उस लिंक को टच करके क्रैकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप प्ले स्टोर पर डायरेक्ट क्रैकेडमी नाम लिखेंगे, आपको लगभग 29 MB का क्रैकेडमी ऐप आपको मिलेगा, उसे आप डाउनलोड कर लें। ठीक है। और दोस्तों, तीसरा इंफॉर्मेशन यह है कि आप सभी को यदि PDF जो भी मैं क्लासेस लेता हूं उसको चाहिए तो आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आप उस लिंक को टच करके ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं। राइट दोस्तों, चलिए तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज टॉपिक पर जो भी विषय है उस पर चर्चा करते हैं। तो आज का टॉपिक है समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध। दोस्तों, हमने अभी तक समाजशास्त्र पर कई क्लासेस ले चुके हैं, प्लेलिस्ट का भी निर्माण हो चुका है। आप सीरियल से क्लासेस देख सकते हैं। जो भी नए स्टूडेंट हैं, आप पिछले क्लासेस को बिल्कुल देख लीजिए। हमने अपने फर्स्ट क्लासेस में आपको क्या चर्चा किया हूँ? फर्स्ट क्लासेस में हमने चर्चा किया है कि समाजशास्त्र का पढ़ने का विज्ञान कैसे डेवलप करें। समाजशास्त्र जो विषय है उसको हम कैसे समझकर एक अच्छा अंक अर्जित कर सकते हैं, हमने उस पर वृहद रूप से चर्चा किया हूँ। हमने सेकंड क्लासेस में दोस्तों क्या चर्चा किया हूँ वो आप जान लीजिए। सेकंड क्लासेस में मैंने समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र का जो UPSC ने सिलेबस दिया है उस पर एक बृहद रूप से हमने डिस्कशन किया हूँ, आप उसे समझ सकते हैं। एक यूनिट का हमने बृहद रूप से एनालिसिस किया हूँ। थर्ड क्लासेस में दोस्तों हमने क्या काम किया कि जो आपका समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र में यूनिट फर्स्ट है उसका नाम है समाजशास्त्र विद्या शाखा। तो हमने उस समाजशास्त्र विद्या शाखा से संबंधित जो UPSC ने टॉपिक दिया है उनसे संबंधित टॉपिक पर चर्चा किया, प्लस उसमें जो भी UPSC ने प्रश्न पूछा है हमने उन प्रश्नों को उसी वक्त रख दिया, ताकि आप जब भी टॉपिक को हल करें तो आप उन प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखकर उनका उत्तर लेखन कर सकें। तो हमने यह भी कार्य कर दिया। ये आपका थर्ड टॉपिक था। हमने फोर्थ क्लासेस में समाजशास्त्र क्या है। तो दोस्तों, समाजशास्त्र एक व्यवस्थित विषय है जो कि मानव समाज का अध्ययन करता है। समाज में उपस्थित सदस्यों के बीच के अंतः संबंधों का अध्ययन करता है। समाज में जो भी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं का एक वृहद रूप से अनुसंधान करके वह अध्ययन करता है कि आखिरकार वो घटना क्यों उत्पन्न हुई, इसके पीछे क्या कारण था। वह सारे पहलुओं पर अध्ययन करके अपना एक प्रारूप देता है कि यह समस्या क्यों उत्पन्न हुई। तो दोस्तों, इस समाजशास्त्र के अर्थ को समझने के दौरान समाज शब्द आपके इर्द गिर्द खूब घूमा। तो हमने अपने फोर्थ से लेकर कुल 4 क्लासेस हमने समाज पर लिया कि समाज क्या है, इसकी विशेषता, इसकी प्रकृति। समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है।
उस पर भी मैंने बृहद रूप से एनालिसिस किया, क्योंकि समाज जो है वह सामाजिक संबंधों का एक जाल है, क्योंकि इसी समाज में मनुष्य जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। दोस्तों, जब इस समाज में एक सदस्य का जन्म होता है तो लोग उत्सव मनाते हैं, लेकिन जैसे ही उस सदस्य की आगे चलकर मृत्यु हो जाती है तो उसको एक पल भी घर में टिकने नहीं देते हैं, तुरंत उसको ले जाते हैं शमशान घाट पे, या आग के हवाले कर देंगे, या तो भूमि में उसे दफना देंगे। तो यह कृत्य जो है, आप इससे देखकर समझ सकते हैं कि समाज कितना, मतलब कि वही सदस्य जन्म लिया, वही मृत्यु को प्राप्त किया, लेकिन समाज आपका बना का बना रहा, अस्थाई रहा। तो इन सारे पहलुओं पर हमने बृहद रूप से 4 क्लासेस में एनालिसिस किया, राइट। फिर उसके बाद हमने अपने नेक्स्ट क्लासेस में, मतलब कि लगभग हमने 8वें क्लासेस में हमने आपको समाजशास्त्र विद्या शाखा में फर्स्ट टॉपिक दिया गया है, यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव। तो दोस्तों, इस लाइन से हमने यह समझा कि यूरोप में आधुनिकता, तो कहीं ना कहीं यूरोप में क्या है, एक यूरोप परंपरागत समाज था, एक धार्मिक समाज था, धर्म का बोलबाला था। सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था, वो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, वो चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, वो चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, सभी पर धर्म ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। धर्म के धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दे पाना एक कठिन कृत्य था, कठिन कार्य था, चुनौती दे पाना संभव नहीं था। लेकिन दोस्तों, यूरोप में आधुनिकता आई, अर्थात कि यूरोप के समाज में 3 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना घटी, जिसमें पुनर्जागरण, जिसको हम वैज्ञानिक क्रांति या वाणिज्यिक क्रांति से जोड़ते हैं, फिर फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति, इन्हीं के इर्द गिर्द समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। बृहद रूप से मैंने इस पर चर्चा किया। फिर उसके जस्ट बाद हमने दोस्तों, उसी के जस्ट बाद समाजशास्त्र के उद्भव में बौद्धिक शक्तियों का क्या योगदान था, जो उस वक्त समाजशास्त्री चिंतक थे, उन्होंने अपना क्या दृष्टिकोण दिया, उस पर मैंने लिया। आज का जो क्लासेस है समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध पर है। हम आज इस पर अपना एक दृष्टिकोण आपको देंगे। आइए समझते हैं पहले चित्रों के माध्यम से, फिर हम आ जाएंगे अपने टॉपिक पर। चित्रों के माध्यम से थोड़ा समझने का प्रयास करें कि समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध क्या है। दोस्तों, इस सामान्य बोध से आप अक्सर परिचित होंगे। आप ध्यान दीजिए, जब आपकी तबीयत खराब होती थी, जब आप छोटे थे, तो आपकी माँ जो है आपको सामान्य, वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन उनको पता है कि कम्बीफ्लॉम देने से उन बुखार सही होगा, डिपिंडॉल देने से पेट का दर्द खत्म होगा, ये आपने सुना होगा। कभी कभी हमको चोट लग जाती थी तो नीम के जो छाले होते हैं, नीम का छाल, उसको रगड़ के चोट पे लगा देते थे, सही होता था। ये एक सामान्य बोध है, ये एक अनुभव पर आधारित एक दृष्टिकोण है, जो कि आपके दैनिक जीवन से संबंधित है और आप इनसे परिचित हैं, आप देखते हैं। आइए समझते हैं इसको। तो दोस्तों, समाज में प्रचलित ऐसे विचार पहले समझ लेते हैं, तब समाज में प्रचलित ऐसे विचारों को, प्रचलित ऐसे, आप जो मैं लाइन लिखूं उसको नोट करते चलिए, ऐसे विचारों को जिनके बारे में हम यह नहीं कह सकते या यह नहीं समझ पाते है कि वे कहां से आए हैं, या उनका आधार क्या है, उनका आधार क्या है। ये दोस्तों सामान्य बोध की संज्ञा कहलाती है। किसकी संज्ञा?
सामान्य बोध की संज्ञा कहलाती है। आप देखे होंगे आप ही के घर के आसपास या आपके रिश्तेदारों में किसी की तबीयत खराब हुई, आप अक्सर सुने होंगे तबीयत खराब हुई, तो यह हमारे गांव में प्रचलित होता है समाज में कि दवा के साथ साथ दुआ की आवश्यकता है। सुने होंगे आप सभी लोग, दवा के साथ साथ दुआ की आवश्यकता होती है, अर्थात कि उसके उपचार के लिए एक और हम डॉक्टर के पास जाएंगे और दूसरे उपचार के लिए हम इस तांत्रिक के भी पास जाएंगे। तांत्रिक यह भी उपचार करेगा और यह भी उपचार करेगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो दवा और तांत्रिक के पास जाएंगे तो दुआ, ऐसा आप सुने होंगे। तो ये जो समाज में प्रचलित ये विचार है जिनके बारे में हम समझ ही नहीं पा रहे कि कहां से आए हैं, इनका आधार क्या है, लेकिन फिर भी समाज में ऐसे तमाम प्रकार के दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र की विद्या से ओम ऐम क्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा ऐसे तमाम प्रकार के कृत्य ये करेंगे। पता चला आप लोग देखे होंगे कभी आप बीती या तमाम प्रकार के भूतैली नाटक, तो उसमें पूरे बाल आगे पीछे करके पूरे जो भभूत होते हैं चेहरे पे लगाकर, और एक गुड़िया जो डॉल होती है उस पे सुई चुभोते हैं तो वहां पर दर्द होता है जिस व्यक्ति के नाम से यह कृत्य करते हैं। मतलब कि ये जो तंत्र मंत्र की विद्या है इसको किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों ये चीज समाज में प्रचलित ऐसे विचारों को जिनके बारे में हम यह नहीं समझ पाते कि कहां से आए, उनका आधार क्या है, ये सामान्य बोध की संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात कि दोस्तों ऐसे विचारों की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए हमारे पास कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं होते हैं। प्रामाणिक साक्ष्य नहीं होता है। अब ये जो विचार है, जैसे तंत्र मंत्र की विद्या से रोग का निवारण, कोई भी रोग हो, वह रोग मानव के शरीर से जुड़ा हो या कोई भी, तो ये जो विचार है इस विचारों में क्या सत्यता है या नहीं, तो ऐसे विचारों की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए हमारे पास कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं होता है। ये आपके समाज में जो मानता है उसके लिए ये सही है, लेकिन जो विज्ञान को मानता है वह इसको गलत ठहरा देगा, क्योंकि धर्म और विज्ञान अलग है। विज्ञान जहां से सोचना बंद करता है, धर्म वहां से सोचना शुरू करता है, क्योंकि धर्म परलोक की बातें करता है, विज्ञान इहलोक की बातें करता है। और विज्ञान जो है साक्ष्यों पर आधारित है। वह जो भी अपने अनुसंधान समाज में देगा उसकी प्रामाणिकता होती है, उसके सत्यता की प्रामाणिकता होती है, उसके पास प्रामाणिकता के साक्ष्य होते हैं। लेकिन इसके पास कोई साक्ष्य है क्या? नहीं है। तो दोस्तों अर्थात हम कह सकते हैं कि सामान्य बोध अर्थात सामान्य बोध जन सामान्य में प्रचलित ये विचार है
जिनका तथ्यात्मक आधार नहीं होते हैं, आधार नहीं होते हैं। अब दोस्तों, बिल्ली रास्ता काटी, बिल्ली, हम यहां से आ रहे हैं, हमने जैसे ही देखा बिल्ली रास्ता काट दी, हमने रास्ता ही बदल दिया, क्योंकि अगर हम आगे चले जाएंगे तो हो सकता है कि हमारे साथ कोई दुर्घटना घट जाए। इसका कोई प्रामाणिकता है क्या? इसको हम सत्यापित कर सकते हैं? कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है, लेकिन ये समाज में प्रचलित है, हम इसे मानते हैं। मानेंगे तो ये सही है, नहीं मानेंगे तो गलत है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि अक्सर सामान्य बोध, अक्सर सामान्य बोध दैनिक अनुभव एवं सीखों की अनियमित एवं त्रुटिपूर्ण जांचों पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो अक्सर सामान्य बोध, जो सामान्य बोध है, अभी हमने देखा कि जिसका कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं है। अभी हमने यह भी देखा कि यह जनसामान्य में प्रचलित ऐसा विचार है जिनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। अभी हमने तंत्र मंत्र की विद्या देखा जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, वह किसी भी तथ्य पर आधारित नहीं है। जैसे हम गले में ताबीज पहन ले तो हमें नकारात्मक जो भी चीजें होंगी वह हमको छुएगा नहीं, टच नहीं करेगा। तो यह सब तो यह दैनिक अनुभव एवं सीखों की नियमितता नहीं है, अनियमित एवं त्रुटिपूर्ण जांचों पर आधारित है। इसी प्रकार बहुत से सामान्य बोध संकुचित ज्ञान के आधार पर निर्मित होते हैं। इसी प्रकार बहुत से सामान्य बोध संकुचित ज्ञान के आधार पर निर्मित होते हैं। पर क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। ठीक है, संकुचित मतलब संकोच युक्त। अब जैसे हमने संकोचवश हमने गले में ताबीज को ग्रहण कर लिया क्योंकि हमको डर है, भय है। हमने अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर संकोच युक्त हम यहाँ पर बिल्ली रास्ता काट दी है और हम आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। हमने कई बार डॉक्टर को दिखाया, नहीं सही हो रहा है, तो हमने क्या काम किया? संकोच युक्त हम तांत्रिक के पास गए और तांत्रिक ने क्या काम किया? दुराचार भी कर दिया। किसी बिटिया को तबीयत खराब है, तांत्रिक के पास गई तो पता चला तांत्रिक उसका फायदा उठाया और बलात्कार भी कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति भी बैठे हैं। तो ये सब चीजें समझिए। सामान्य बोध अभी हम बता रहे हैं कि अक्सर सामान्य बोध दैनिक अनुभव, मतलब कि दैनिक अनुभव एवं सीखो। जैसे हम इस समाज में जब जन्म लिए तो हम कई लोगों को ताबीज ग्रहण करते हुए देख रहे हैं। कई लोगों को हमने देखा कि बिल्ली जा रही है, रास्ता काट दी है, तो वह आगे नहीं बढ़ते, तो हम उससे प्रेरित होकर
फिर उसके बाद हमने देखा कि किसी का तबीयत खराब थी, तांत्रिक के पास गया, सही हो गया, तो हमने भी उसको पालन करना शुरू कर दिया। तो यह सब संकुचित ज्ञान पर निर्मित होते हैं, है ना। तो दोस्तों उदाहरण के तौर पे आप देखे होंगे, प्यार से दिया हुआ उत्तर, प्यार से दिया हुआ उत्तर, ऐसा हम सुने हैं, प्यार से दिया हुआ उत्तर गुस्से को दूर करता है, गुस्से को दूर करता है। अब पता चला हस्बैंड घर पर आया ऑफिस से, पता चला पति पत्नी में भयानक लड़ाई हो गई। अब पति पत्नी में लड़ाई हो गई बहुत बड़े स्तर पे, पता चला मुंह का, लात, जो भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग था सब प्रयोग हुआ। लेकिन अब ये हुआ कि गुस्से को दूर करना है, तो हस्बैंड ने क्या काम किया, कहा कि अब प्यार से हमको लगता है कि इसी से मामला सही हो सकता है। तो उसने एक शायरी चिपकाई कि नज़रों की तेरी मोहब्बत मुझे इनकार नहीं, अब मुझे किसी से प्यार नहीं, खामोश हूँ मगर यह अंदाज है मेरा, ये न समझना मुझे तुमसे प्यार नहीं। अब ऐसे शायरी चपकाएंगे तो जाहिर सी बात है कि गुस्सा तो दूर होगा ही ना। अब दूसरा शायरी चपकाएं कि आंखों में मेरे देख पगली देख, तो कहा आंखों में मेरे ज्वाला है, पर तू छिपा है मेरे सीने में, फिर से तुझे नैनीताल टहलाने का ख्वाब छुपा है सीने में। अब कुछ ऐसे शेरो शायरी चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि गुस्सा दूर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा क्या कहना है कि ये एक सामान्य बोध है कि प्यार से दिया हुआ उत्तर गुस्से को दूर करता है। ये एक एग्जाम्पल है, आप अच्छे से समझे। किंतु दोस्तों बहुत से सारे सामान्य बोध, किंतु बहुत सारे सामान्य बोध, किंतु बहुत सारे सामान्य बोध अनदेखे पूर्वाग्रह तथा गलत निर्वचनों पर आधारित होते हैं, गलत निर्वचनों पर आधारित होते हैं। बहुत से सारे सामान्य बोध, अनदेखे पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह का मतलब हमने पहले से ही यह अपने मस्तिष्क में निर्मित कर लिया है कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो आगे खतरा है। एग्जाम देने जा रहे हैं, दही चीनी का सेवन कर लिया तो पेपर बहुत अच्छा जाएगा, भले पढ़ाई कुछ भी न किए हों। अब आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कहां से, है कि नहीं। अब पता चला पति पत्नी में लात घूंसे चल रहे हैं, एकदम लड़ाई झगड़े हो गए हैं, और फिर सोच रहे हो कि प्यार से हम उत्तर देंगे तो गुस्सा दूर हो जाएगा। कितनों भी शेरो शायरी चपका लो, एक बार ब्रेकअप हो गया तो जिंदगी में वह तुम्हारे पास नहीं आएगी। तो इस कारण टाइम लॉस मत करना। ये जो आंखों में मेरे ज्वाला है पर चांद छुपा है सीने में, फिर से तुमसे मोहब्बत करने का ख्वाब छुपा है सीने में, तो ये सब शेरो शायरी कुछ काम नहीं आएगी। तो टाइम लॉस न करना। ब्रेकअप हो गया तो नेक्स्ट की तैयारी करिए, क्योंकि अगला आपका ऑप्शन ओपन हो गया है। ब्रेकअप के बाद आपका एक ऑप्शन ओपन होता है ना। अभी विराट कोहली अनुष्का शर्मा में ब्रेकअप हो जाए तो तुरंत जो आपके क्या कहते हैं श्रद्धा जो कपूर है वो तैयार खड़ी हो जाएंगी विराट कोहली के लिए, क्योंकि ऑप्शन ओपन हो गया है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए कि जो आपके सामान्य बोध है ये अनदेखे पूर्वाग्रह। आपने अपने मस्तिष्क में कोई पूर्वाग्रह धारण कर लिया है कि मुस्लिम जो है वह बहुत गंदे व्यक्ति होते हैं,
वह राष्ट्र के विरोध में होते हैं, वो राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका नहीं अदा करते हैं। तो ये आपका पूर्वाग्रह है, क्योंकि अब्दुल हामिद, आपके जो एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। तो ऐसे पूर्वाग्रह जो होते हैं, ये आपका पूर्वाग्रह सामान्य बोध है या एक गलत निर्वचनों पर आधारित है, तो इन सबसे दूर रहिए। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल मध्यकालीन यूरोप में था दोस्तों। मध्यकालीन यूरोप में लोगों द्वारा यह चर्चित हो गया था कि बुखार के रोगी में जुआ न पाकर यह समझ लेना कि जुए बुखार को दूर करता है। अब जैसे ये यूरोप में महिला, ये महिला जो है यूरोप की है, मान लो, अब इसको बुखार हो गया है, ठीक है, ये एक बुखार की रोगी है। किसकी? बुखार के रोगी है। अब इसके सर में जुआ नहीं है, तो इसको बुखार हुआ है, और इसके बुखार को खत्म करने के लिए इसके सर में जुआ डाल दो। अरे बदतमीज, कुल खा खा के पूरा खून चूक लेगी जो जू होती है। आप लोग देखिए, बचपन में आप लोग कंघी करते हैं ना, आज भी कुछ लड़कियां करती हैं, लड़के भी करते हैं। लड़कियों के तो बाल बड़े बड़े होते हैं, तो जाहिर सी बात है लहराते बाल होते हैं, तो उसको और अच्छा करने के लिए जुए को निकालना पड़ता है ना, क्योंकि मर खुजली करेगा। तो बच्चे में भी मजाक उड़ाते हैं जो आपके फ्रेंड होंगे, है ना, और आप सट के अगर फ्रेंड रहेंगे तो उसके में भी जुए चले जाएंगे। लेकिन आप यूरोप में होते ना, तो जुए होते तो आप बुखार से मुक्त हैं, चाहे 101 डिग्री का आपको बुखार हो ही जाए, आपको बुखार नहीं है, मर जाओगे, जिंदा ही नहीं रहोगे। तो ये एक सामान्य बोध है, यहां पर मेरा कहने का मतलब है। तो मध्यकालीन यूरोप में ये एक पूर्वाग्रह था कि बुखार के रोगी में जुआ न पाकर यह समझ लेना कि जुए जो है बुखार को दूर करता है, और बुखार से पीड़ित व्यक्ति के सिर में जुए डाल देने से क्या हो गया कि उसका बुखार खत्म हो गया। ऐसे ही दोस्तों भारत में भी एक सामान्य बोध पर आधारित चर्चित प्रचलन में था कि भारत में गधे को चेचक नहीं होने पर, जैसे ये गधा है, इसको चेचक नहीं होने पर शीतला माता की पूजा करना, शीतला माता की पूजा करना, ठीक है, पूजा करना, और यह समझ लेना कि गधा शीतला माता का वाहन है, और यह समझ लेना कि गधा किसका वाहन है? शीतला माता का वाहन है। इसलिए शीतला माता की पूजा से चेचक ठीक हो जाता है। आप लोग देखिए, जो चेचक होता है तो 2 या 3 दिन में, जैसे आप लोगों को माता जी निकल गई, उसको हम लोग अपने प्रचलित भाषा में कहते हैं माता जी निकल गई है, चेचक। जो इसमें भी कई टाइप के होते हैं, किसी को छोटी निकल गई, किसी को वो फुटके जिसमें पके होते हैं वो निकल आता है। तो क्या हुआ कि भारत में गधे को चेचक नहीं होने पर शीतला माता की पूजा करना, और यह समझ लेना कि गधा जो है शीतला माता का वाहन है, इसलिए शीतला माता की पूजा से चेचक ठीक हो जाता है। तो आप लोग देखिए, हम लोग उसको कहते हैं कि माता जी निकल आई हैं, माता जी दर्शन दी हैं, और हम लोग अपने घरों में छिमका, मतलब कि छिमका हम लोग नहीं लगाते हैं, है ना, जो भी क्या कहते हैं, तेल से छिमका नहीं लगाते हैं, और तेल मसाले का प्रयोग नहीं करते हैं कुछ दिन, और फिर 3-4 दिन बाद हम टीका देते हैं, राइट। तो ये चीज़ हमारे प्रचलन में है। तो क्या है कि ये एक पूर्वाग्रह है ना, क्योंकि ऐसे ही कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। फिलहाल मैं थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, तो यहाँ पर हो सकता है कि मैं कहूँ कि माता जी का अपमान न करूँ, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक सामान्य बोध हो, है ना, तो माता जी का अपमान न करूँ, लेकिन ऐसी प्रचलन में। तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट है कि यहाँ एक बात स्पष्ट हो गई कि सामान्य बोध आपका सामान्यतः हमें परंपरागत बुद्धि एवं बेवकूफ़ी से क्या करता है? दूर करता है, ठीक है। और विज्ञान जो है वह एक दूसरे को क्या करता है? समीप लाता है ना। तो चलिए इसकी क्या करते हैं,
क्या कहते हैं, इसकी चर्चा अभी आगे हम करेंगे। ये सामान्य बोध हो गया, जिसको हमने आपको बता दिया कि सामान्य बोध क्या है। ठीक है, अब आइए हम इसको अच्छे तरीके से समझते हैं पूरे टॉपिक को तब। ठीक है, अब हम आते हैं समाज शास्त्र एवं सामान्य बोध को स्लाइड के माध्यम से समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो दोस्तों समाज शास्त्र और सामान्य बोध को हम समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छे से। तो दोस्तों अभी तक हमने आपको एक सामान्य बोध का पूरी प्रक्रिया बता दिया कि क्या सामान्य बोध होता है। हालांकि आप लोग समझ भी गए होंगे कि क्या होता है। तो समाज शास्त्र एक व्यवस्थित विषय है जिसके माध्यम से मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। मानव समाज में उपस्थित सदस्यों के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह अंतर संबंध जितने भी प्रकार के होते हैं सब कुछ अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र के अंतर्गत। समाजशास्त्र व्यवस्थित विषय क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसकी अपनी विषय वस्तु है एवं उस विषय वस्तु के अध्ययन के उद्देश्य से इसकी अपनी पद्धति प्रणाली भी है। इसकी अपनी पद्धति प्रणाली है। अब जैसे हमको हिचकी आई, अभी हिचकी आई ना, आप लोग सुना होगा। अब सोचो हिचकी आई तो हम लोग कहते थे कि कोई न कोई याद कर रहा है, सुने है ना। लेकिन दूसरा जो थोड़ा साइंस जानता है कहता है पानी पियो यार, तुम्हारे अंदर तुमको पानी पीना चाहिए, सही हो जाएगा। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि लगता है चिट्ठी आई है, हम लोग सुनते हैं ना, तो हमको लगता है कि कहीं से कोई हमें याद किया है और हम सोच लेते थे और उसके भावनाओं में बहकर उसके क्या पता नहीं कितनी कितनी बड़ी बड़ी परिकल्पनाएं करते हैं ना। तो ऐसे परिकल्पनाओं से दूर रहिए, नहीं तो ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड उसकी जुल्फे हो जाएंगी, उसके आंखें हो जाएंगे, तो सब कुछ आपका साफ हो जाएगा। तो इस कारण इन सब चीज़ों से दूर रहिए, है ना। तो क्या है, समाजशास्त्र एक व्यवस्थित विषय है जिसके माध्यम से मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र व्यवस्थित विषय क्यों है? क्योंकि इसकी अपनी विषय वस्तु है। अपनी विषय वस्तु मतलब कि इसकी विषय वस्तु के अंतर्गत समाज, मानव समाज का स्टडी होता है। मानव समाज में उपस्थित जो भी सदस्यों के बीच के अंतर संबंध है, सब कुछ अध्ययन होता है। और इस विषय वस्तु के अध्ययन करने के उद्देश्य से इसकी अपनी पद्धति है। मतलब कि इस मानव समाज के अध्ययन करने के लिए इसने अपने पद्धति को भी डेवलप किया है। राइट, चलिए। इससे भिन्न सामान्य बोध, हमने अभी जाना कि सामान्य बोध वह ज्ञान है जो कि अनुभव पर आधारित है। ये एक अनुभव है ना कि आपको चोट लगी, मम्मी दौड़ी दौड़ी आई, कहीं बेटा कहाँ लगा, बिटिया कहाँ लगा, और तुरंत गई। नीम का पेड़ था शीतला माँ का, वैसे ही नीम के पेड़ के रूप में आराधना होती है, हम लोग पूजा पाठ करते हैं। हम दौड़े दौड़े नीम के पेड़ के छिलके को तेजी से तोड़ा और घस्सा पत्थर पे और तुरंत लगा दिया, जाओ तुम ठीक हो गए, है ना। तो ये एक अनुभव है। अब बिटिया पागल हुई है, मर बाल ओल एकदम वो कर रही है, हम डॉक्टर के पास न जाकर तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक कही अब हम अकेले में इसका क्या काम करेंगे, अनुसंधान करेंगे, अर्थात कि इस पर रिसर्च करेंगे कि इसको कौन सा चुड़ैल डाइन पकड़ी हुई है। और फिर उसके बाद चुड़ैल डाइन तो पकड़ी थी क्या नहीं, फिर उसके बाद तो उसके साथ कजनी कितने अच्छे तरीके से, बदतमीजी तरीके से क्या होगा, उसके साथ दुराचार करेगा। ऐसे कई आप लोग समाचार पत्रों में देखते होंगे। तो ये एक सिर्फ अनुभव पर आधारित होती है, इसकी कोई पद्धति नहीं है। यह दैनिक जीवन की उत्पत्ति है। हम जैसे समाज में बड़े होते हैं और इस दैनिक जीवन में जो जो भी ओरिजिन होते हैं उसको अपना हिस्सा बना लेते हैं। तो सामान्य बोध के स्रोत का ज्ञान समाज को भी नहीं होता है कि समाज को हो कि सामान्य बोध के स्रोत क्या क्या है, यह अपने आप उत्पन्न होता है। सामान्य बोध पर आधारित ज्ञान में वह वास्तविकताएं भी उपस्थित होती है जिन्हें प्रमाणित नहीं किया जा सकता। यहां पर वह वास्तविकता उपस्थित है जिनको हम प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। ये क्या प्रमाणित कर सकते हैं कि मध्यकालीन यूरोप में यह प्रचलित था कि जिसके सर में जुएं नहीं है उसके सर में जुएं डाल दो तो वह बुखार उसका खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब किसी को चेचक हो गया है तो हम शीतला माँ का आराधना कर देंगे तो उसका चेचक सही हो जाएगा।
ये एक सामान्य बोध है ना। ये एक ऐसी वास्तविकता है जिसे हम प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये वास्तविकता है, आज भी आपको समाज में देखने को मिलता है। आप ही को क्या, हम ही को अभी चेचक होगा, हम तुरंत मम्मी को फोन करेंगे, कहेंगे कि मुझे माता जी निकल गई हैं। चेचक भी नहीं कहेंगे, क्योंकि डर भय कि कहीं माता जी नाराज हो गई तो हमारे साथ क्या क्या रूप रंग आकार दिखा दे। हम डरते हैं, भयभीत होते हैं। ये अलग प्रकार का साइंस है, क्योंकि साइंस जहां से सोचना बंद करता है, धर्म वहां से सोचना शुरू करता है। जहां से विज्ञान के दरवाजे बंद होते हैं, वहां से धर्म अपने दरवाजे ओपन करता है। धर्म परलोक की बात करता है, मोक्ष की बात करता है। लेकिन तभी तो आप कहते हैं ना, विश्रांति रस्य संभोगे सा कला न कला मता हियते परमानंदे यात्मा सा कला कला। आप कहते हैं इस पृथ्वी पर कोई कला नहीं है, इस पृथ्वी पर ऐसी कोई कला ही नहीं है जो चाक्षु सानन, जो भौतिक जगत पर निर्भर करता है। इस पृथ्वी पर सच्ची कला वही कला है जो मनुष्य को परमात्मा में लीन कर दे। हम ऐसा परिकल्पना करते हैं। तो ये धर्म की बातें हैं, विज्ञान इनसे दूर है। विज्ञान इहलोक की बात करता है। विज्ञान उन अनुसंधानों पर बात करता है जिसकी प्रामाणिकता होती है, जिसके साक्ष्य होते, प्रमाणित कर सकता है, वस्तुनिष्ठ होते हैं। तो हम जो सामान्य बोध के स्रोत का ज्ञान है, समाज को भी नहीं होता है, यह अपने आप उत्पन्न होता है। सामान्य बोध पर आधारित ज्ञान में वह वास्तविकताएं भी उपस्थित होती है जिन्हें हम प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। अतः सामान्य बोध लोक ज्ञान, फॉल्क विजडम एवं अज्ञानता दोनों का समीकरण है। यह एक ऐसा ज्ञान है जो आपके दैनिक जीवन का उद्भव है। हम इसी समाज के अंतर्गत रहकर इन चीजों को हमने देखा और सीखा। एक लोगों ने चेचक होने पर शीतला माता की आराधना की, सही हुआ 1 से 2, 2 से 4, 5, 10, 1000, 2000, पूरी भारत। और यह अज्ञानता, ये एक अज्ञानता है जिसका समीकरण है सामान्य बोध। जब भी हम किसी वास्तविकता को प्रमाणित करने में असमर्थ होते हैं, इसे सामान्य बोध के माध्यम से प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। जैसे एक साइंटिस्ट है, उसने अपने प्रत्येक जीवन में, अपने प्रत्येक क्षण में विज्ञान को प्रधानता दी, लेकिन एक इकलौते पुत्र की मृत्यु हो जाए तो उस पुत्र वियोग को, उस पुत्र प्रेम को, उस पुत्र के जाने से जो उत्पन्न कष्ट है, उसको समाप्त करने के लिए धर्म का सहारा लेता है। पूरा 13वीं संस्कार होता है, पिंडदान होता है, बहुत प्रक्रियाएं होती हैं जो कि आप देखते हैं। तो जब भी हम किसी वास्तविकता को प्रमाणित करने में असमर्थ होते हैं, मृत्यु तो एक सत्य है, हर एक व्यक्ति को जो इस पृथ्वी पर आया उसको जाना है, ये सत्य है। लेकिन हम फिर भी, जैसे जीववाद, जब आप जीववाद पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो जीववाद जो है वह आत्माओं के आस्थाओं पर भरोसा करता है। जो हमारे मृत पूर्वज हैं, हम उनकी आत्माओं की उपासना करते हैं, हम उनके लिए पिंडदान करते हैं ताकि उनकी आत्मा शांत हो, वो खुश रहे जहां भी हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हम किसी वास्तविकता को प्रमाणित करने में असमर्थ होते हैं तो सामान्य बोध के माध्यम से हम प्रमाणित, ये एक सामान्य बोध है, इसका कोई प्रामाणिकता नहीं है। तो दोस्तों, समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामान्य बोध से प्राप्त की जा सकती है। अब यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु। समाज शास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो मानव समाज का अध्ययन करता है। इसकी विषय वस्तु के अंतर्गत मानव समाज है, और मानव समाज जो होता है उसके बीच एक अंतर संबंध पाया जाता है, और यह अंतर संबंध राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तमाम प्रकार के अंतर संबंध होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जब इसी समाज में एक सामान्य बोध प्रचलित है तो समाज शास्त्र क्या काम करेगा?
समाज शास्त्र उस पर अनुसंधान करेगा और यह बताएगा कि यह जो सामान्य बोध है इसमें कितनी सत्यता है और कितनी असत्यता है। राइट दोस्तों, समझ में आया? तो समाज शास्त्र और सामान्य बोध एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि समाज शास्त्र की पद्धति बिल्कुल अलग है। तो समाज शास्त्र की पद्धति में हम क्या प्रयोग करते हैं? अभी हमने बताया था कि समाज शास्त्र की अपनी विषय वस्तु है और इस विषय वस्तु को समझने के लिए इसकी अपनी पद्धति है, और इस पद्धति में हमने अवलोकन, प्रयोग, व्यापकीकरण इत्यादि का प्रयोग करते हैं, जिसको हम आगे जब समाजशास्त्र एक विज्ञान टॉपिक चर्चा करेंगे यूनिट सेकंड, वहां डिटेल में बताएंगे। बस आप यहां इतना जानिए। तो समाजशास्त्र उन वास्तविकताओं का खंडन करता है। समाजशास्त्र ऐसी वास्तविकताओं को एक्सेप्ट नहीं करता है जिसे वह प्रमाणित नहीं कर सकता है, वह उसका विषय वस्तु नहीं बनेगा, वह सामान्य बोध का विषय वस्तु है। समाजशास्त्र उन्हीं वास्तविकताओं को स्वीकार करेगा जिसे प्रमाणित कर सकता है। जैसे बलात्कार के पीछे क्या कारण है, तो एक समाजशास्त्री इस पर अध्ययन करेगा, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे समाज में जो व्याप्त कई प्रकार के दृष्टिकोण है वह उस पर अध्ययन करेगा, तब बताएगा कि क्या इसके पीछे कारण है। तो ये चीजें हैं। तो यह अनुसंधान पर, समाजशास्त्र अनुसंधान पर आधारित है। तो समाज के सदस्यों के पास भी समाज का ज्ञान होता है। तो दोस्तों, समाज के सदस्यों के पास समाज का ज्ञान है तो हम समाजशास्त्री कह देंगे। तुम ससुरो पूर्वाग्रह पर आधारित होकर समाज की परिकल्पना कर रहे हो, तुम मुसलमान जो मुस्लिम है उसके प्रति एक अपने अंदर हीनता का भाव रखे हो, तो उसका मतलब कि हम क्या काम करें? अब समझिए, यहां पर ये एक पूर्वाग्रह है। आपको एक मैं स्टोरी सुना रहा हूं। एक इलाहाबाद में हाई कोर्ट में जज थे। वो क्या हुआ कि उनको कॉलेज लाइफ में एक लड़की से प्रेम हो गया। भाई जब प्रेम था, भाई को जो जज साहब थे प्रेम था तो खूब बड़े प्रेम किए। अब जज साहब को क्या हुआ कि लड़की उनको छोड़कर चली गई। अब क्या कारण था मुझे नहीं पता, लेकिन जज साहब ये सोच लिए कि लड़की धोखेबाज होती है। अब जज साहब के पास हाई कोर्ट में किसी ऐसे कई मामले आते थे, तो क्या काम करते थे वो? ऐसे मामले में लड़के को क्या करते थे? निर्दोष कर देते थे, लड़की को दोषी। तो जज साहब पर एक बार एक्शन हुआ और जज साहब ने पट गए। तो क्या ये एक पूर्वाग्रह पर आधारित ज्ञान है? ये एक सामान्य बोध है। तो उनके जज साहब के पास समाज का ज्ञान था, लेकिन हम जज साहब को समाजशास्त्री नहीं कहेंगे। समाजशास्त्री तब जब वो साक्ष्यों पर आधारित क्या करते? अपने फैसले को सुनाते। तो ऐसा इसलिए क्योंकि समाज के सदस्यों का ज्ञान अनुभव पर आधारित है। तो अनुभव, जज साहब का अनुभव था, वो उस प्रेम के लाइफ को एंजॉय किए थे जज साहब, और फिर पता नहीं क्या अवसाद आ गया जिससे वो कन्या जो है वह जज साहब को छोड़कर चली गई। पता नहीं क्या बात था, अब वो जज साहब ही जाने, लेकिन जज साहब का जो पूर्वाग्रह था वो उनका अनुभव था, वो उनका अनुसंधान नहीं था। समझ गए? चलिए, अब जैसे एक पूर्वाग्रह यह भी है कि जैसे हमारे क्या होता था कि हमारे जो पहले मैथ के आप किताब पढ़ते होंगे, तो उस मैथ के किताब में हमारे जो विद्वान होते थे लिखते थे कि एक लड़का जो है एक कार्य को 30 घंटे में कर सकता है और वही कार्य एक लड़की जो है 25 घंटे में। तुम 5 घंटा अंतर क्यों कर दिए भाई विद्वान साहब? हो सकता है वो लड़की 18 घंटे में वो कार्य निपटा दे। तो ये एक सामान्य बोध है, ये एक पूर्वाग्रह है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। तो अब एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है, देख लीजिए आप एग्जाम्पल। तो आप देखते हैं गाँव में क्या होता था। हमारे एक मामा जी हैं, तो यहाँ पर आपको बड़ी अच्छी स्टोरी बता रहे हैं। तो क्या होता था कि हमारे 5 मामा हैं, तो 5 में से एक मामा ऐसे हैं कि जो जब वो छींटते थे बीज खेतों में, तो साला कोई
उपजता ही नहीं था। लेकिन एक संजय मामा जी हैं, वो छींटते थे तो खूब उपजता था। तो ये एक सामान्य बोध है। सामान्य बोध क्या है कि किसान के पास फसल के संदर्भ में ज्ञान तो होता है, परंतु हम उसको वनस्पतिज्ञ नहीं कह देंगे। अब संजय मामा बीज छींट रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वनस्पतिज्ञ हो गए, वो बड़ा अनुसंधान किए हैं, है ना। और हमारे ननिहाल में ये कह दिया जाता था कि उनका हाथ बड़ा शुभ है, और जो एक मामा है वो छींटते थे तो कुछ जानता ही नहीं था तो कहें कि यह शुभ है, इसको दूर रखो खेतों से। तो ये सामान्य बोध है, समझना चाहिए आपको। आप लोगों में भी हर घर की ये कहानी है, आप समझिए। तो एग्जाम्पल, एक किसान के पास फसल के संदर्भ में ज्ञान तो होता है, परंतु वह वनस्पतिज्ञ नहीं कहलाएगा। एक वनस्पतिज्ञ का ज्ञान अनुसंधान पर आधारित होता है, जबकि एक किसान का ज्ञान अनुभव अथवा सामान्य ज्ञान पर आधारित है। जो संजय मामा जी हैं, उनका ज्ञान अनुभव पर आधारित है कि ऐसे छींट देंगे तो अच्छा जामेगा, जबकि उनके पास अनुभव नहीं था तो वो उनका नहीं जामता था। तो ये चीजें हैं। जबकि वनस्पतिज्ञ अनुसंधान करेगा तो वह अलग तरीके से बताएगा कैसे फसल खूब उपजेगा। अतः समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। समाजशास्त्र अलग है, सामान्य बोध अलग है। स्पष्ट हुआ कि नहीं? तो समाजशास्त्र और सामान्य बोध ये दोनों एक दूसरे से अभिव्यक्ति के आधार पर भी भिन्न है, क्योंकि सामान्य बोध की कोई समर्पित भाषा नहीं है दोस्तों, जबकि समाजशास्त्र की अपनी लैंग्वेज है, अपनी भाषा है। राइट? तो विषय वस्तु के संदर्भ में भी यह नहीं कहा जा सकता है कि सामान्य बोध पर ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु आधारित है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। तो समाजशास्त्र में आकस्मिक ज्ञान की प्राप्ति भी संभव है। अकस्मात प्राप्त इस ज्ञान को भी समाजशास्त्री अनुसंधान का आधार बनाया जा सकता है। अकस्मात में ज्ञान जैसे मिला कि बिल्ली रास्ता काटी, तो हम समाजशास्त्र के अध्ययन के दृष्टिकोण से इस विषय वस्तु को हिस्सा बनाएंगे, अध्ययन करेंगे, अनुसंधान करेंगे। अगर ऐसा निकलेगा तो हम उसको प्रमाणित करने की कोशिश करेंगे, नहीं निकलेगा तो उसको हम सिर्फ लोक ज्ञान और अज्ञानता का मिश्रण बता देंगे। तो अतः समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध एक दूसरे से भिन्न है। हालांकि यहां पर इंपॉर्टेंट बात, समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध में अंतर होने के बावजूद सामान्य बोध ही समाजशास्त्र को रॉ मटेरियल, कच्चा माल प्रदान कर उसका आधार बनता है। समाजशास्त्र को रॉ मटेरियल सामान्य बोध देता है। जैसे सर में जुएं डाल दो तो आपका बुखार खत्म होगा, तो समाजशास्त्र ने देखा, कुछ कुछ हुआ की तरह देख रहा है समाजशास्त्र, अरे ऐसी बात, तो उसको लगा कि ये तो गलत बात है, उस पर अनुसंधान किया, प्रमाणित किया, नहीं गलत है, ये बुखार जो है इसके माध्यम से खत्म होगा, जो डॉक्टर का प्रक्रिया है। अब फिर समाजशास्त्र कुछ कुछ हुआ की तरह देख रहा है, चेचक, शीतला माँ की आराधना करने से चेचक खत्म होता है, वो अनुसंधान किया, कहा कि नहीं चेचक के लिए ये है टीका, तब खत्म होगा। तो ये सब, तो सामान्य बोध बुद्धि या इसे सामान्य बुद्धि भी कहते हैं। तो समाजशास्त्री निष्कर्ष को चुनौती देकर उसे निखारता है ना। समाजशास्त्र सामान्य बुद्धि से प्राप्त ज्ञान की जांच करता है। इस प्रक्रम में कई बार सामान्य बुद्धि उचित सिद्ध होकर समाजशास्त्र का हिस्सा भी बन जाता है। मान लो कि सामान्य बुद्धि ज्यादा मतलब कि सिद्ध हो गई तो समाजशास्त्र का हिस्सा बन जाएगा कि भाई सही है। वही एंथनी गिडेंस एक विद्वान है, उनका मानना था कि समाजशास्त्री ज्ञान भी कई बार सामान्य बुद्धि बन जाते हैं। अब भाई कोई समाजशास्त्री है, समाज का अध्ययन कर रहा है, अब जैसे कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स हर एक घटना के पीछे आर्थिक कारण को ध्यान में रखते थे, तो ये उनका पूर्वाग्रह था। तो कभी कभी सामान्य बुद्ध भी बन जाता है, भाई हर एक घटना के पीछे आर्थिक कारण है। वेबर साहब आए, उन्होंने कहा कि नहीं आर्थिक कारण नहीं, भाई अस्तरीकरण जो लेरिफिकेशन होता है, अस्तरीकरण, उसके पीछे कार्ल मार्क्स सिर्फ आर्थिक कारण को मानते थे। वेबर साहब आए, कहे नहीं भाई ये गलत बात कर रहे हो कार्ल मार्क्स साहब, हम सिद्ध करेंगे आप गलत बात कर रहे हो। दोनों में लड़ाई हो गई एकदम भयानक, कहा कि नहीं हम सिद्ध करेंगे। वेबर साहब ने कहा कार्ल मार्क्स खड़े हो जाओ, हम सिद्ध कर रहे हैं। आर्थिक कारण मैं मान रहा हूं, मैं सब कर रहा हूं, आर्थिक कारण है अस्तरीकरण का एक आधार, लेकिन परिस्थिति एवं शक्ति भी अस्तरीकरण का एक आधार है। परिस्थिति मतलब मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा का असमान वितरण भी
अस्तरीकरण का एक आधार है। जैसे हमारे भारतीय समाज में एक उदाहरण मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भाई ब्राह्मण को सबसे शुद्ध माना गया क्योंकि ब्राह्मण को मान, सम्मान, प्रतिष्ठा ज्यादा दिया गया। और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो अशुद्धता घटेगी, और जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो शुद्धता बढ़ेगी। सबसे नीच, अशुद्ध हमने शूद्र को माना। तो ये क्या है? परिस्थिति का असमान वितरण है। जबकि तीसरे आधार पर हमने शक्ति के असमान वितरण को भी स्तरीकरण का एक आधार मानते हैं। पावर का अगर असमान वितरण हो तो जाहिर सी बात है कि स्तरीकरण का एक आधार होगा। तो दोस्तों, यह वेबर साहब आए बताए कार्ल मार्क्स साहब आप गलत है। तो क्या है, कभी कभी समाजशास्त्री ज्ञान भी कई बार सामान्य बुद्धि बन जाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, विवाह विच्छेद के समाजशास्त्री अध्ययनों से यह सामान्य बोध उत्पन्न हुआ कि विवाह चुनौतीपूर्ण है। अभी हमारे एक भाई साहब है, शिवा भाई, उनका बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उनको पसंद ही नहीं था, शादी करने बैठे थे, उनको पसंद ही नहीं था, मुंह लटकाए हुए थे। अब क्या हुआ, उनका विवाह विच्छेद देखने को मिला। उसी में एक लड़का था, उसको भी किसी कन्या से मोहब्बत हो गया। अब इसमें विवाह विच्छेद देखने को मिला। अब विवाह विच्छेद हो गया तो जब शिवा भाई का विवाह विच्छेद हुआ तो हम भी मान लिए कि भाई विवाह चुनौतीपूर्ण है, दूर रहो यार, विवाह हुआ कुछ नहीं होता है, खत्म करो इसको। तो क्या हुआ, यह समाजशास्त्री ज्ञान था और यह कई बार सामान्य बुद्धि बन जाता है। इंटरेस्टिंग बात है ना। अब देखिए आज का युवा जो है शादी से दूर भागता है, देखता है घरेलू हिंसा हो रहा है। द पैरट्स ऑफ कैरेबियन मूवी देखे होंगे, उसका जो स्टार था अभी देखिए क्या हुआ, उसको घरेलू हिंसा का शिकार वो हुआ था लड़का, जबकि देखने को मिलता है लड़की घरेलू हिंसा का शिकार होती है। आप देखे होंगे मूवी, चलिए देखे नहीं होंगे देख लीजिएगा, अभी बड़ा चर्चा में था, नाम नहीं याद आ रहा है, बाद में बता दूंगा। तो अब क्या हुआ कि लड़का जो है विवाह से दूर होना चाह रहा है क्योंकि उसको लगता है कि यार इतने बड़े लफड़े होते हैं, क्या मतलब है। अब जैसे शिवा भाई कई बार भाभी से पीटे गए, गजनी कितने बार लड़ाई झगड़े होते रहे, तो क्या है ये। तो हमने ये मान लिया कि यार विवाह चुनौतीपूर्ण है, मेरे को नहीं करना है, इन सब चीज़ों से दूर रहो, जिंदगी अच्छी रहेगी। आप लोगों को कम से कम हम पढ़ाते रहेंगे। आप लोग कमेंट करना विवाह करें कि न करें, क्योंकि चुनौतीपूर्ण है, हम कई एग्जाम्पल देख चुके हैं, तो हम दूर हैं। तो ये चीज़ें था। तो दोस्तों, अतः समाजशास्त्र एवं सामान्य बुद्धि में गहरे संबंध अवश्य हैं। दोनों एक दूसरे का स्वरूप भी ग्रहण कर लेते हैं, फिर भी समाजशास्त्र को सामान्य बुद्धि नहीं माना जा सकता है। समाजशास्त्र समाजशास्त्र है, सामान्य बुद्धि सामान्य बुद्धि है। तो दोस्तों, आप सभी को समझ में आ गया होगा यह पूरा टॉपिक। आशा करता हूँ बड़े अच्छे से मैं समझा पाने में भी सफल हुआ हूँगा। आप लोग बस बताएं कैसा लगा आपको क्लासेस। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास किया क्योंकि टॉपिक ही ऐसा था, क्योंकि हम लोगों के दैनिक जीवन से संबंधित था टॉपिक। थोड़े एग्जाम्पल आपको अच्छे से रखा भी है ना। तो आपका सामान्य बोध ये है, शीतला माता की पूजा करने से चेचक ठीक हो जाता है, ये एक सामान्य बोध है। लेकिन ये समाज शास्त्र है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दुनिया के किसी भी कोने पे बैठ जाओ, इसका रिजल्ट एक समान आएगा। हम ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज प्रयागराज में करें या हम अमेरिका के एक कोने बैठ कर करें, एक ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, आपका समाजशास्त्र का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। फीस 16,999 है। जिनको एडमिशन लेना है बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा लगे आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आपका 3,000 रुपये ऑफ है। जितना जल्दी हो सके आप लोग एडमिशन लीजिए और जुड़िए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसे लगे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।